अभी हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के कुछ बहुत खास टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कुछ बहुत खास टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमें एनर्जीज देनी पड़ती हैं, है ना, सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जीज की उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी देखी गई हैं कि जब वो होती हैं तो उसमें से एनर्जीज बाहर निकलती हैं, है ना जी, लाइट एनर्जी बाहर निकले या फिर हीट एनर्जी बाहर निकले या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर निकले। तो कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर सप्लाई है, जिनके अंदर की तरफ सप्लाई है एनर्जीज़ की, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिन जब होती हैं तो उनके अंदर से बाहर की तरफ क्या होता है, एनर्जीज बाहर निकलती हैं। ठीक है जी। तो इस आधार पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइट और हीट। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं जिनमें से हीट बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है जी, या फिर लाइट बाहर की तरफ निकलती है। यानी कि जब वो होती हैं तो आपको कंटेनर गर्म महसूस होगा, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका बिल्कुल उल्टी, इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम बात करते हैं तो कौन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिन्हें प्रोसीड करने के लिए हमें एनर्जी को देना पड़ता है, जैसे कुकिंग। कुकिंग क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है जी। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप खाना पकाते हैं तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है उसे, तो खाना पक जाता है। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन के बारे में बात करता हूं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, जिससे क्या है, हीट बाहर निकलती है ना जी। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अगर इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट जब टूटा या फिर रिएक्टेंट ने जब रिएक्शन की है तो प्रोडक्ट बना और साथ में एनर्जी बाहर निकली। तो एनर्जी बाहर निकली का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आयरन है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हुआ क्या है, यहाँ पे Fe2O3 का निर्माण हो गया है, मेकिंग आइस क्यूब्स हैं, है ना जी। इनके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी जा रही है। अगर हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो जो माचिस की तिल्ली के ऊपरी सिरे पर जो केमिकल लगा हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और लाइट और हीट एनर्जी बाहर निकालता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये करा दूंगा। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या है, दे रिक्वायर्स और टेक्स इन एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट टू प्रोसीड। यानी कि अगर इन्हें आगे चलना है तो इन्हें एनर्जी लेनी पड़ती है, ठीक है जी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आप देखोगे तो आपको लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीड करेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आपको आइस को पिघलाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसे हीट देनी पड़ेगी। हालांकि मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है जी। लेकिन आप यहाँ पर किसी को समझाने के लिए बता सकते हैं कि देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आप उसे हीट दे रहे हैं, देन वहाँ पर एक क्रिया चल रही है, तो हीट दे रहे हैं एंड क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये मानी जाती है, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप देख लीजिए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को आपने वाटर के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, जिससे क्या हुआ है जिससे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना और साथ में हीट भी बाहर निकली। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट थी जो कि वाटर के साथ मिली, तो अमोनियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन बना, लेकिन साथ में हीट का भी निर्माण हुआ है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो भैया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी तो बताया मैंने कि रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ये बैठा बेचारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ये मिक्स हो रहा है और जिससे क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। एटीपी के रूप में तो बनती ही बनती है, साथ में हीट के रूप में भी एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलती है, और इसी कारण क्या है, रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है।
एक बार देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। इन द होल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ दिया जाता है। किसमें किसमें तोड़ दिया जाता है? छोटे और सिमिलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इस वजह से रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे माना जाता है, जाना जाता है। Thus, from the above 2 points, we can conclude the respiration is a exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भैया, बिल्कुल समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपकी पांचवी और छठी केमिकल रिएक्शन है। देखिए, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ या फिर नहीं हुआ, इसके बारे में इंडिकेशन के लिए क्या है, हमारे पास दो मेन रूल्स हैं। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, क्लियर, या फिर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। मान लीजिए एक एक्स नाम का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, या फिर उस एक्स नाम के कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो हम कहते हैं एक्स का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी एक्स नाम के सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया उसके अंदर से, तो इन दोनों ही कंडीशंस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है जी। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर, जो भी यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पर कंपाउंड था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी दीज रूल्स इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बोल देंगे। रिडक्शन बिल्कुल इससे उल्टा है। रिडक्शन बिल्कुल इससे उल्टा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए किसी कंपाउंड के अंदर से, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ जाए। ठीक है जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और जो कंपाउंड है जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है या फिर जिसमें हाइड्रोजन अभी ऐड हुआ है, उसे हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज रूल्स इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, तो उसे हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोल देते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन या तो जुड़ा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलेंगे कि जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर हो गया है। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या ये दोनों जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या ये एक साथ भी प्रोसीड की जा सकती हैं? तो हाँ, हमने कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी ऐसे हमने देखे हैं यहाँ पर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, तो एक रिएक्टेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन लूज़ की जिसने, और दूसरा रिएक्टेंट ऐसा है जिसने ऑक्सीजन को ले लिया है। तो जिसने ऑक्सीजन दे दी, यानी कि जिसने ऑक्सीजन रिमूव कर दी, उसका तो रिडक्शन हो गया, और जिसने ऑक्सीजन ले ली है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हुए हैं। इस वजह से इस तरह की केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्रोसीड कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए, Fe2O3, ठीक है जी, फेरस ऑक्साइड है यहाँ पे, प्लस CO, हुआ क्या? Fe। अब देखना यहाँ पर Fe2O3 है, O ऑक्सीजन साथ है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो Fe है वो अकेला बैठा हुआ है, और जो यहाँ पर O3 था वो किसके साथ चला गया? वो ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? डबल हो गया है ना जी। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन टूट के किस में चला गया? CO में चला गया। तो CO का तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो यहाँ पर लिखा रखा है ये CO का तो हो गया ऑक्सीडेशन ही है, और जो Fe2O3 है उसका रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर Fe बन गया। यानी कि Fe2O3 तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हुआ यहाँ पर, और जो CO है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यहाँ पर हो गया है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिली हैं, इस वजह से इन्हें हमने रिडॉक्स रिएक्शन बोला है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकरिंग साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड और नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? तो या तो रिडॉक्स रिएक्शन इन्हें बोल दीजिए, या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी इसे कहा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल ये रहा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो किसी केमिकल
रिएक्शन में ऐसे केमिकल्स जो किसी दूसरे कंपाउंड्स को या तो ऑक्सीडाइज कर दें, है ना, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, या फिर उन्हें रिड्यूस्ड कर दें, यानी कि ये वहाँ से ऑक्सीजन को ले लें या फिर हाइड्रोजन उन्हें दे दें। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज समथिंग एल्स, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे भाई? तो जो दूसरे को रिड्यूस कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, या तो किसी को ऑक्सीजन दे देते हैं, जो भी कंपाउंड है जिसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं उसे या तो ऑक्सीजन दे देंगे या फिर वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो रिमूव ऑक्सीजन, वो वहाँ से या तो ऑक्सीजन को निकाल देंगे, चुरा लेंगे, या फिर अनदर सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है, किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। जो दूसरे कंपाउंड हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन from the other compounds, or reducing agents are those chemical substances which removes oxygen or provides hydrogen to the other chemical compounds. They are named as the reducing agents. clear है? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कोरोशन। Corrosion is the natural process which converts a refined metal to a more stable form such as its oxides, hydroxides or sulfides. Clear? So corrosion is a process which involves the oxidation of the metals and the fats to make them more stable. लेकिन क्या ये हमारे किसी काम के हैं? तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कॉरोशन का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग, ठीक है। सो रस्टिंग आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम किसी भी आयरन आर्टिकल को या फिर किसी भी दूसरे मेटल आर्टिकल्स को हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं, है ना, बिना कोई पेंट किए या फिर गैल्वेनाइजेशन किए या फिर कोई और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किए, हमने किसी अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ सीधा कांटेक्ट में रख दिया है तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड्स का निर्माण कर देती है, ठीक है। और अगर मैं आयरन के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करता हूँ, आयरन के कोरोशन के बारे में बात करता हूँ, तो इसे ही हमने रस्टिंग भी नाम दिया है ना जी। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम है कि भाई जो पोल्स होते हैं लोहे के, उनमें जंग लग जाता है ना, वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम ब्रिजेस के बारे में बात करते हैं तो जो ब्रिज हैं, जो पुल हैं, अगर वो लोहे के बनाए जाते हैं तो उनमें भी रस्टिंग हो जाती है। अगर मैं घर के अंदर यूज़ होने वाले जो आपके आयरन रॉड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उनमें भी आपने देखा है जंग लग जाता है। अगर आपके मेन गेट हैं या फिर आपके विंडोज़ हैं, अगर हम पेंट वगैरह नहीं करते तो आप देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है, जो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने उस प्रॉब्लम से लड़ना सीख लिया है अब, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग यूज़ करते हैं, हम ऑयलिंग यूज़ करते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं, हम एनोडाइजिंग यूज़ करते हैं, है ना जी। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्लियर, जिससे क्या है कि हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किसके बारे में, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द अनदर काइंड ऑफ कोरोशन। रेंसिडिटी में मेटल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, मेटल्स का कोरोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फैट्स का कोरोशन हो रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं कॉज है कि जो फैट्स होते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं, उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, उनमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोरोशन। एक मेटल्स का हो गया, एक फैट्स का हो गया यहाँ पर। तो रेंसिडिफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेंसिडिटी इज द प्रोसेस विच कॉज अ सब्सटेंस टू बिकम रेंसिड दैट इज हैविंग अ रैंक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट।
यानी कि हम कहते हैं कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। ये हम कैसे पता लगाएं कि उनमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है या फिर उनमें एक बहुत ख़राब सा टेस्ट हो जाता है ना जी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी हाँ, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कई तरह के काम करते हैं। अपने जो हमारे फैटी फूड्स हैं या फिर जो हमारे ऑयल कंटेनिंग फूड्स हैं को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे फैट्स होते हैं उन्हें हम स्टोर करते हैं किसमें, कलर्ड ग्लासेस में। कलर्ड ग्लासेस मतलब ब्लैक में, ब्लू ग्लासेस में कंटेनर जो होते हैं उनमें हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन रुक जाता है। और ये ऑक्सीडेशन किस कारण हो रहा था, लाइट रेज के कारण हो रहा था, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो। चलो सेकंड है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है कि जहाँ पर भी आप इन सामानों को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर आपने एयर हटा दी। तो एयर जब वहाँ से निकाल दी गई है तो ऑक्सीजन भी हट गई है। जब ऑक्सीजन वहाँ से हट गई है तो सीधे तौर पर ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। थर्ड वन है नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, बी, कैरोटीन एंड विटामिन ई प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेंसिडिटी। कुछ हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स भी हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, कैरोटीन एंड विटामिन ई है, जो कि क्या करती हैं कि किसी भी ऑयली और किसी भी फैटी फूड को रेंसिड होने से बचा लेती हैं। एंड द फोर्थ वन इज द नाइट्रोजन गैस। क्लियर, नाइट्रोजन इज अ गैस विच डू नॉट रिएक्ट विद द फैट्स एंड ऑयल्स। तो अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस भर के और वहाँ से सारी एयर को हटा देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन एयर की जगह ले रही है, तो होगा क्या कि नाइट्रोजन तो करती नहीं भी रिएक्ट, किसके साथ, फैट्स वगैरह के साथ। तो जो फैट्स हैं या फिर जो फैटी फूड है वो एज इट इज़ रहेगा, नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। जब भी उस कंटेनर को ओपन किया जाएगा तो नाइट्रोजन गैस अपना एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और जो वहाँ पर फूड मटेरियल्स हैं वो फूड मटेरियल्स आपको ऐसे ही फ्रेश मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में हम 4 मुख्य मेथड्स का यूज़ करते हैं। हम जो भी फैटी फूड्स हैं उनको स्टोर करते हैं किसके अंदर, ग्लास कंटेनर्स के अंदर, जो कलर्ड ग्लास कंटेनर्स हैं, जिससे कि लाइट अंदर ना जाए और ऑक्सीडेशन ना हो। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग। आप वहाँ से एयर को निकाल दीजिए एंड देन आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब एयर नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी। थर्ड वन है नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके, जैसे विटामिन सी, बी, ई, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटी मतलब उल्टे, ऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन करने के लिए जो एजेंट हैं उनके खिलाफ काम करने वाले विटामिन्स हैं ये। तो ये भी क्या करते हैं, रेंसिडिटी होने से बचा लेते हैं। और जो फोर्थ वन है वो नाइट्रोजन का यूज़ है। आपने जो भी वहाँ पर कंटेनर यूज़ किया है तो उस कंटेनर के अंदर आप नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जो कि एयर को रिमूव कर देती है, और उसके बाद ये फैट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती और आपके जो फैटी फूड्स हैं वो एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सारे डाउट्स जो हैं इस चैप्टर को लेकर वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कोरोशन, हमने यहाँ पे पढ़ा रेंसिडिटी भी हमने यहाँ पे पढ़ी, कोरोशन से किस तरह से निजात पाया जाए, रस्टिंग से कैसे बचा जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स जो है रेंसिडिटी जिसे कहा गया है, उसके बाद जो फैट्स हैं उसमें से ख़राब सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो हम कैसे उसे रोकें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में जो जानकारियाँ आपको लेनी हैं वो सभी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइंस गुरु मंत्र डिजिटल स्कूल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुत ज़रूरी टॉपिक के साथ जिसका नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस।